मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीडी पोदार स्कूल के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने मैट्रिक्स चैप्टर को समाप्त कर दिया था। आज हम उसी से रिलेट एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है सारणिक और डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अब आपने मैट्रिक्स के सभी सवालों को हल किया था तो आपने देखा था कि किसी एक आयताकार रूप में एक व्यवस्थित क्रम के रूप में कुछ अवयवों को लिखा जाता है और वो अवयव जो हैं वह एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्याओं के अवयवों को आयताकार रूप में व्यवस्थित करना वह मैट्रिक्स होती थी। ठीक है, और वहाँ हमने उसके इन्वर्स निकाले थे और उनके मान ज्ञात किए थे। लेकिन वहाँ हमने एक चीज़ देखी कि हमने केवल मैट्रिक्स को एक खास ऑर्डर में लिखने का एक सुव्यवस्थित ढंग होता था जो हमने मैट्रिक्स में किया था। आज का जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स सारणिक, उसके अंदर हम मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव दिए हुए जाएंगे उन अवयवों का एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि उसका एक संख्यात्मक मान कैसे ज्ञात किया जाता है, इनके बारे में सारणिक के अंदर आता है। तो सारणिक के अंदर बेसिक रूप से आपके जो मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव दिए जाते हैं उन्हीं अवयवों का एक मान निकाला जाता है संख्यात्मक रूप में, उसको हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सारणिक जो है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन सारणिक के लिए, किसका? सारणिक, डिटर्मिनेंट्स क्या होती है। ध्यान देना, आपके पास यदि कोई एक समीकरण निकाय है, जैसा कि उसमें लिया था हमने, आपके पास एक समीकरण निकाय है जिसके अंदर अवयव कुछ इस तरीके से हैं कि a1x प्लस b1y इज इक्वल c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल c2। ये आपके पास कोई दो रेखिक समीकरणें हैं। ठीक है, इन रेखिक समीकरणों को यदि मैं आव्यूह के रूप में यानी कि मैट्रिक्स के रूप में लिखूं तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि x के गुणांक में अवयव क्या हैं? a1 और a2। y के गुणांक में अवयव क्या है? b1 और b2। इसके साथ में जो चर राशियां हैं वो क्या हैं? x और y, और जो अचर पद जिस अचर पद के बराबर हैं वो क्या है? c1 और c2। तो आप देखते हैं कि ये जो दो समीकरणें थी, इन समीकरणों को मैंने मैट्रिक्स के रूप में यहाँ पे लिखा है, जिसके अंदर यहाँ तो आ गए x और y के सारे अचर पद, इसके जो अचर गुणांक है वो यहाँ पे आ गए x और y चर राशियाँ, और यहाँ पे है इक्वल के अंदर जो आपको अचर पद दे रखे हैं c1 और c2 वो। अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2। तो यही फॉर्म ऊपर वाली वापस आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि x और y के गुणांक के अंदर ये जो अवयव आपको दे रखे हैं, इस अवयव को अगर सारणिक के रूप में लिखा जाए तो उसको एक इस प्रकार से लिखा जाएगा a1 a2 b1 b2, और उनको एक ऐसे दो खड़ी रेखाएं हैं उनके बीच में इनके अवयवों को लिखा जाएगा। तो ये लिखने का जो तरीका है ये आपका एक सारणिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सारणिक। ठीक है, और इस सारणिक को हम किससे व्यक्त करते हैं? रिप्रेजेंट किससे करते हैं? या तो कैपिटल A से व्यक्त करते हैं या कैपिटल A को ऐसे मोड के रूप में लिखेंगे। ध्यान रहिए, सारणिक का चिन्ह है ये मॉडुलस नहीं है, या फिर इसका एक नॉर्मली इसको यूज़ किया जाता है डेल्टा से। ठीक है, क्योंकि सारणिक को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट, और उसके लिए व्यक्त करने को लिए ये दो प्रकार के चिन्ह हैं। आपकी बुक के अंदर ये वाला मान भी इस प्रकार से भी व्यक्त किया गया है और इस प्रकार से भी व्यक्त किया गया है। तो डिटर्मिनेंट्स को नॉर्मली इन दो साइन से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब क्या है इसमें देखो, ये जो है a1 a2 b1 b2, इस प्रकार से हमने x और y के गुणांकों को एक खड़ी रेखा के बीच में इस प्रकार से अवयवों को लिखा है। इसका हमें यहाँ पर ये जो मान यहाँ पे है ये एक संख्यात्मक मान को व्यक्त करता है जिसका मान निकाला जा सकता है। अब आप देखते हैं कि इसके अंदर आपके पास दो पंक्तियाँ हैं और स्तंभ भी कितने हैं? दो है। तो ये एक दो के क्रम की सारणी कहलाती है। दो के क्रम की सारणी, यानी सारणी का क्रम क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी समीकरण निकाय के अंदर x और y के गुणा के अंदर जो अचर राशियां आती है उसको सारणिक के रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जिसका कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो ये तो है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ेंगे कि सारणिक क्या होती है। ध्यान से सुने परिभाषा में,
परिभाषा। ध्यान देना, सारणिक क्या है। आपके पास कोई मैट्रिक्स Aij है, एक मैट्रिक्स है आपके पास A इज इक्वल Aij, जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, जिसके अंदर पंक्तियां भी n है और स्तंभ भी n है। उस स्थिति के अंदर एक अद्वितीय संख्या, उस स्थिति के अंदर एक अद्वितीय संख्या, वो कौन सी है? देखो सारणी के मध्य में मैंने लिखा है Aij, n क्रम की है। किस क्रम की है? n क्रम की। क्या कहलाती है? सारणिक कहलाती है। ठीक है, इसको किससे व्यक्त करते हैं? इसको व्यक्त करने का तरीका अभी बताया था। इसको कैपिटल A से भी व्यक्त किया जा सकता है, ऐसे दो खड़ी रेखाओं के मध्य A लिखा जाता है, इससे भी व्यक्त किया जाता है। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ A ये भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको डेल्टा भी लिखा जा सकता है। ये इसको व्यक्त करने के तरीके हैं, जिनमें नॉर्मली मैंने बताया था आपकी बुक में इन दो साइन का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये तो इसको व्यक्त करने का तरीका है। और परिभाषा क्या हो गई? एक मैट्रिक्स A बराबर Aij n क्रॉस n की है, तो Aij है वो n क्रम की सारणिक कहलाती है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि मैट्रिक्स जो है उसके अंदर जो वर्ग मैट्रिक्स है, जो वर्ग मैट्रिक्स है उसी को हम सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उन्हीं को हम सारणिक के रूप में लिखेंगे। इसके अलावा अन्य किसी ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी उसके किसी भी अवयव को सारणिक के रूप में नहीं लिखा जा सकता और उसका मान भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपके पास इसके अंदर सारणिक के अंदर जो भी मैट्रिक्स आएगी वो केवल और केवल वर्ग मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो यह है इसकी सिंपल सी परिभाषा। इसके बाद में इसके आते हैं कि मैट्रिक्स का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ये ध्यान से समझने की बातें हैं कि मैट्रिक्स की जो वैल्यू है, सारणिक का मान, ये कैसे ज्ञात करते हैं? सारणिक का मान, देखो इसमें सबसे पहले हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो है एक कोटि के अवयव है कि सारणिक का मान। ध्यान से देखें क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हैं, तो उससे जो सारणिक बनेगी उसका हमें रिजल्ट, उसका मान ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान देना, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर अवयव है एक या चार ले लेता हूँ मैं, इसके अंदर अवयव क्या है? चार। तब हम इसकी सारणिक ज्ञात करेंगे। तब इसकी सारणिक होगी A, तो हमने इस 4 को लिख दिया इसके बीच में, तो इसका मान क्या आ गया? 4 आ गया। यानी अगर 1 गुणा 1 के क्रम की मैट्रिक्स है, उस स्थिति में इसकी सारणिक का मान वही आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। इसके अंदर अवयव है आपके पास कोई -5, ये भी 1 गुणा 1 के क्रम की है, तो इसकी सारणिक का मान हो जाएगा A -5 इज इक्वल -5। तो यहाँ देखो आप, यहाँ 4 था तो बाहर 4 आ गया, यहाँ -5 है तो बाहर क्या आ गया? -5। इसका मतलब क्या समझ में आया कि यहाँ पे बाहर ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये एक केवल सारणिक को व्यक्त करता है, ये मापांक नहीं है, ये एक मॉडुलस का साइन नहीं है। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार से जब साइन के अंदर कोई माइनस में वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो बाहर भी मान नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारणिक का चिन्ह है, ये कोई मॉडुलस नहीं है। ठीक है, ये तो था एक कोटि की जो अवयव है उसकी सारणिक का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसके बाद में दूसरा आता है इसमें कि द्वितीय कोटि के अवयव जो है, द्वितीय कोटि के अवयव है कि सारणिक का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, कि सारणिक का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। ध्यान देना, सेकंड ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है, यानी कि 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स जो होगी, उससे संबंधित जो सारणिक होगी उसका मान कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक करें कि आपके पास कोई मैट्रिक्स A है जिसके अंदर अवयव हैं A1, B1, A2, B2। तो इसकी जो सारणिक है, इसकी सारणिक को मैं लिखता हूँ इस प्रकार से
सारणिक को व्यक्त करने का तरीका ये है। और इसके अंदर अवयवों को लिखा जाएगा A1 B1 A2 B2। ठीक है, तो चेक करें आगे। अब इसको हमें हल करना है, ध्यान देना। इसको हल करेंगे तो कैसे आएगा, जैसे इसको हम, ये तो हो गई इसकी पंक्ति, ठीक है, और ये हो गया इसका स्तंभ। तो इनको पंक्ति से भी हल किया जा सकता है और स्तंभों से भी हल किया जा सकता है। आगे हम चर्चा करेंगे और भी ज़्यादा। अभी आप देखें कि हमें सबसे पहले हमने इसको पंक्ति के रूप में हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या अवयव आ रहा है, A1 आ रहा है। ठीक है, A1 अवयव आ रहा है, तो अब A1 अवयव हमने यहाँ बाहर लिखा है, तो इससे संबंधित स्तंभ को और इससे संबंधित पंक्ति को हम हटा देते हैं, इसका दमन कर लेते हैं, इसका सप्रेस कर लेते हैं, तब ये हट जाएगी। और इसके अलावा जो भी मान बचेगा वो हम यहाँ लिखेंगे। तो क्या बचा, B2 बचा। फिर माइनस, आगे बढ़ो। A1 के बाद में यहाँ पे आगे क्या आता है, B1 आता है। क्या आता है, B1। तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, B1 आया। B1 देखो, B1 आ गया तो B1 से संबंधित पंक्ति का और B1 से संबंधित स्तंभ का हमने दमन कर लिया, उसको सप्रेस कर दिया, उसको हाइड कर लिया। तो हमारे पास क्या बचा, A2 बचा। ये इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस B1 A2। ये एक अद्वितीय मान है जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और एक वास्तविक मान आना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, एक अशून्य वास्तविक मान है जो कि कैसा होता है, एक अद्वितीय वैल्यू यानी यूनिक सॉल्यूशन आपको देती है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। द्वितीय कोटि के अवयव की सारणी का मान ये होता है। फिर से देखें, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर आपके पास अवयव है A1 B1 A2 B2, तो उसकी सारणी का मान इस प्रकार से लिखा जाएगा, जिसको हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, A1 B2 माइनस B1 A2। वापस देखें, यहाँ पे अवयव था A1 B1 A2 B2। ठीक है, तो आप ये देखेंगे, पहले इस विकर्ण के अवयव आएंगे। ठीक है, ये क्या है, A1 B2, तो ये आ गया यहाँ पे A1 B2। फिर माइनस का चिन्ह आएगा और फिर इस विकर्ण के अवयव आएंगे। ये क्या है, B1 A2, ये आ गया B1 A2। ध्यान देना, यहाँ पे दोनों विकर्ण है। ये मुख्य विकर्ण है जिसको कहा जाता है अग्रग विकर्ण। अग्रग विकर्ण। ये जो विकर्ण है इसको कहा जाता है पश्च विकर्ण या पिछला विकर्ण। पश्च विकर्ण या पिछला विकर्ण। ध्यान रहे, ये विकर्ण जो है ये कहलाता है आगे का विकर्ण अर्थात अग्रग विकर्ण। ठीक है, और ये विकर्ण जो है ये कहलाता है पश्च विकर्ण। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें तो ये A1 B2 जो हल आया है ये कौन सा है, A1 B2 ये है, क्या है, अग्रग विकर्ण के अवयव हो गए। और B1 A2 क्या है, पिछले विकर्ण के अवयव हो गए। तो अगर मैं इसको एक हिंदी के फॉर्मूले के अनुसार लिखूं कि इसमें 2 क्रम की जो सारणिक है उसका मान कैसे आता है, तो इसका मान आएगा, क्या आएगा, अग्रग विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस पिछले विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। ठीक है, क्या है, रिपीट करें, अग्रग विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस पिछले विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। इस प्रकार से 2 के क्रम की सारणी का मान ज्ञात किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिक सॉल्यूशन लेता हूँ इसका। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर अवयव हैं 1 माइनस 1 2 और 3। तो इसकी जो सारणिक है उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा 1 माइनस 1 2 और 3। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या आएगी, संख्यात्मक मान क्या आएगा, अग्रग विकर्ण के अवयवों का गुणा। देखो 1 और 3 का गुणा कितना होगा, 3, फिर माइनस का चिन्ह, उसके बाद में पिछले विकर्ण के अवयवों का गुणा। तो 2 को माइनस 1 से गुणा किया, -2। तो यहाँ देखो 3 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल 5। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इस सारणी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स में केवल एक अरेंजमेंट था, उसको सारणी के रूप में हम लिखकर उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अपन दे सकते हैं, उसका एक संख्यात्मक मान हम ज्ञात कर सकते हैं। वही काम हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे, सारणी के अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं। 1 कोटि की अवयवों की सारणी हो गई, 2 कोटि की अवयवों की सारणी हो गई। इसके बाद में आएंगे आपके तृतीय कोटि के अवयव की सारणी का मान। तीसरा पॉइंट इसमें, तृतीय कोटि के अवयव है कि सारणिक
का मान। देखो तीसरे कोटि की जो अवयव उसकी सारणी का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, ध्यान देना है। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स A है जिसके अंदर अवयव है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ये एक 3 गुणा 3 के क्रम की मैट्रिक्स हो गई। अब इसको यदि सारणिक के रूप में लिखें तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, एक स्टैंडिंग लाइन A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ये हो गया, ये एक 3 के क्रम की सारणिक हो गई। अब देखो इस सारणिक का जब हमें मान ज्ञात करना है तो वो कैसे किया जाता है, इसको ध्यान से समझ लेना। 3 से आगे आपकी सारणिक इसमें ज़्यादा है नहीं, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि इस 3 के क्रम की सारणी को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले आपको ये पता है कि ये जो है आपकी पंक्तियाँ कहलाती है, ये तो क्या है आपकी रो है, और ये जो आपका है ये क्या है, कॉलम है ना, स्तंभ है। ये तो हो गई पंक्ति, ये हो गया स्तंभ। अब इसको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि ये जो आपकी सारणिक है इसको अपन रो वाइज चल के भी हल कर सकते हैं और कॉलम वाइज चल के भी इसको हल किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको हल कर रहे हैं एक बार रो के लिए, यानी इस साइड। अब इस तरफ से हम चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अवयव कौन आ रहा है, A1 आ रहा है। तो A1 को तो अपन लिख देंगे बाहर। अब A1 हमने बाहर लिखा, तो जैसे ही हमने A1 बाहर लिखा, A1 से संबंधित कॉलम को और A1 से संबंधित रो को हम ढक लेते हैं। इसको ढकने के बाद में हमारे पास अवयव क्या बचते हैं, B2 B3 C2 C3। इसको हम यहाँ लिख देंगे B2 B3 C2 C3, ठीक है। इसके बाद में देखो A1 पे आ गए, इधर चल रहे हैं, फिर क्या आता है B1, तो यहाँ हमने लिखा B1। अब देखो जैसे ही हमने B1 को लिखा, B1 से संबंधित कॉलम को और B1 से संबंधित रो को हमने ढक लिया, तो हमारे पास क्या क्या अवयव बचेंगे, यहाँ तो बचेगा A2 A3, यहाँ बचेगा C2 C3। तो यहाँ बचेगा A2 A3, यहाँ बचेगा C2 C3। इसके बाद में चेक करो, इसके बाद में आगे बढ़े, A1 आ गया, B1 आ गया, फिर आता है C1। अब देखो C1 पे आ गए, C1 आ गए तो C1 से संबंधित पंक्ति ये है और कॉलम ये है, स्तंभ ये है। तो अवयव कौन से बचे, A2 A3 B2 B3। इनको हम यहाँ लिख देंगे A2 A3 B2 B3। ये अरेंजमेंट आप एक बार ध्यान से समझ लेना। जब A1 था तो A1 से संबंधित कॉलम को और पंक्ति को ढक लिया, तो जो भी अवयव बचे वो हमने यहाँ लिख दिए। फिर B1 पे चले तो B1 से संबंधित कॉलम को और पंक्ति को हमने ढक लिया, तो जो भी अवयव बचे वो हमने यहाँ लिख दिए। फिर C1 पे चले तो C1 से संबंधित स्तंभ को और पंक्ति को हमने ढक लिया, तो हमारे पास जो अवयव बचे वो हमने यहाँ लिख दिए। फिर इसके बाद में बात करते हैं इनके चिन्हों की। तो ध्यान देना, इनके चिन्ह वो अल्टरनेट चलते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इस प्रकार से अल्टरनेट इसके चिन्ह आते हैं। तो पहला जो है उसका चिन्ह आएगा प्लस, दूसरे वाला हो जाएगा माइनस, तीसरे वाला हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये चिन्ह कैसे आए, तो इस चिन्ह का हम इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको पूरा विस्तार से समझाया जाएगा। ये प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ठीक है। तो सारणिक के मान को जब हल किया जाएगा तो इसके अंदर चिन्ह है वो अल्टरनेट आते हैं, एक छोड़कर एक आते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, और आगे अगर आता तो वो होता माइनस का, ठीक है। अब चेक करें, A1 आ गया बाहर। अब ये एक 2 के ऑर्डर की बन गई, 2 ऑर्डर की एक सारणिक बन गई, जिसको हमने पीछे सोल्व किया था। इसका फॉर्मूला क्या था, अग्रग विकर्ण के गुणनफल माइनस पश्च विकर्ण के गुणनफल। तो चेक करो, अग्रग विकर्ण ये हो गया B2 C3, B2 C3 हो गया, फिर माइनस का चिन्ह था, इन दोनों का गुणा था, ये क्या हो गया B3 C2। क्लियर है, आगे चलो, माइनस का B1, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला, अग्रग विकर्ण का गुणा A2 C3 माइनस इन दोनों का गुणा A3 C2। क्लियर, आगे चलें, प्लस C1, यहाँ चेक करें, अग्रग विकर्ण का गुणा, अग्रग विकर्ण ये हो गया A2 B3 माइनस A3 B2, ये लो भाई। अब इसको गुणा करवा के लिख दें आप, ये क्या हो जाएगा A1
B2 C3 माइनस A1 B3 C2। A1 को दोनों पक्षों से इंटू करवा दिया, ये आ गया। फिर माइनस का B1 है, इसको अंदर दोनों पक्षों से गुणा करवाएंगे तो इससे गुणा करवाएंगे तो ये माइनस के साथ में आएगा, और इससे गुणा करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, देखो A को पहले लिख रहा हूँ, B को बाद में लिख रहा हूँ, C को फिर 3 नंबर पे लिखूँगा। तो ये क्या हो जाएगा A2 B1 C3 माइनस का हो गया। फिर आगे चलो, माइनस माइनस प्लस A3 B1 C2। क्लियर? आगे चलो, यहाँ भी यही करेंगे, पहले AB को लिखेंगे फिर C को लिखेंगे। तो गुणा करवाने पर क्या आएगा, A2 B3 C1 फिर माइनस A3 B2 C1। तो ये आपके पास एक रिजल्ट मिला है। क्लियर? अब इस रिजल्ट में अगर मैं प्लस वाले मान को एक साथ लिखूं, केवल प्लस प्लस वाले मान को, प्लस ये प्लस और ये प्लस, तो मान क्या आता है, A1 B2 C3 प्लस A3 B1 C2 प्लस A2 B3 C1। क्लियर? और माइनस वाले को एक साथ लिखूँ तो माइनस में बाहर ले लेता हूँ, फिर अंदर लिखूँगा तो सारे प्लस में हो जाएंगे। क्या, A1 B3 C2 प्लस A2 B1 C3 प्लस A3 B2 C1। ये लो, तो आपके पास ये जो सॉल्यूशन आया है A1 B2 C3 प्लस A3 B1 C2 प्लस A2 B3 C1, माइनस तीनों के साथ माइनस था जो मैंने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो कोष्टक के अंदर सारी प्लस की संख्याएं आ जाएगी। A1 B3 C2 प्लस A2 B1 C3 प्लस A3 B2 C1। तो इस प्रकार से 3 के ऑर्डर की जब कोई डिटर्मिनेंट सारणिक होती है तो उसका मान इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ये थ्योरेटिकल रूप में है। अब हम इसी को 3 के ऑर्डर की जो सारणिक है उसका मान न्यूमेरिक सॉल्यूशन के लिए हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सारणिक ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, तो ध्यान से समझना। न्यूमेरिकल वाला सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, बहुत आसान है। अभी स्टार्टिंग है, अपन इसका बेसिक पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल रूप में है तो आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बहुत आसान है, इसको ध्यान से समझें। आपके पास कोई एक सारणिक A है जिसके अंदर मान है 1 2 3 1 2 1 5 2 3 -4, ये लो। क्लियर? ये 3 के ऑर्डर की आपके पास एक सारणिक दे रखी है। अब इसमें आगे चलो, क्या है, इसको हल करेंगे तो मैंने बताया था इसको या तो पंक्ति के रूप में आगे से आगे बढ़कर आप हल करें या फिर स्तंभ के रूप में हल करें, किसी भी प्रकार से हल करें, इसका मान हमेशा बराबर आएगा। अब चेक करें, सबसे पहले हमने यहाँ रखा ये 1, तो देखो ये 1 रखा तो इससे संबंधित लाइन ये थी और पंक्ति ये थी और कॉलम ये था। इसके अलावा अवयव क्या है, 5 2 3 -4, 5 2 3 -4 हो गया। फिर आगे चलो, माइनस के 2 बताया, ये प्लस का चिन्ह है, आगे किसका आएगा, माइनस का। ये 2 है, इस पंक्ति को छोड़ा, इस स्तंभ को छोड़ा, 2 से संबंधित ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, तो 2 1 2 -4 ये बचा आपके पास, 2 1 2 -4। क्लियर? आगे बढ़ो, आगे क्या आ रहा है, प्लस के 3, तो प्लस के 3 आ रहा है, तो इस स्तंभ को छोड़ो, इस पंक्ति को छोड़ो, क्या बचा आपके पास, 2 1 5 और 3। क्लियर? आगे हल करो, ये 1 आ गया। अब देखो आगे सॉल्यूशन करने का वही तरीका, अग्रग विकर्ण माइनस पश्च विकर्ण का गुणा। 5 को -4 से गुणा करो, माइनस के 20, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, ध्यान रहे, 3 दूनी 6, माइनस के 6। क्लियर? आगे चलो, माइनस के 2, अग्रग विकर्ण का गुणा, 2 को -4 से गुणा किया, -8, और फिर 2 को 1 से गुणा किया, सॉरी माइनस का चिन्ह सूत्र में है, माइनस के 2। आगे चलो, 3, अग्रग विकर्ण का गुणा, 2 का 3 से गुणा 6, फिर माइनस 5 का 1 से गुणा 5, ये लो। अब इसको सोल्व करो, माइनस के 20 और माइनस के 6 हो गए, माइनस के 26, जिसको 1 से गुणा किया, माइनस के 26 आ गया। माइनस के 2 और माइनस के 2 होते हैं, माइनस के 8 और माइनस के 2 होते हैं माइनस के 10, जिसको माइनस के 2 से इंटू किया, प्लस के 20, 6 में से 5 गए, 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आया, तो 20 और 3 हो गए 23, और 23 में से 26 गए, माइनस के 3, जो कि आ गए आपके इस सारणिक का मान। ठीक है, तो आपको आज घर पे क्या करना है, 1 के ऑर्डर की सारणिक का मान तो वही हो जाता है,
2 के ऑर्डर की सारणी का आपको मैं एग्जांपल दूंगा कुछ और 3 के ऑर्डर की सारणी दूंगा, तो उनको आपको सॉल्यूशन करके इसके आंसर जो है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने हैं। आपको ये प्रसार के द्वारा इनके आंसर है वो याद करने हैं और उसका जो भी रिजल्ट है वो मुझे सेंड करना है। ठीक है, अब देखिए आगे इसके प्रसार के जो नियम है कि किसी 3 के ऑर्डर की सारणी का प्रसार किस प्रकार से किया जाता है, ये मैंने आपको थ्योरेटिकल रूप में फॉर्मूले के रूप में अभी बताया था और इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आपको 3 के ऑर्डर की सारणी जो है उसका मान हमें ज्ञात कर लेते हैं। तो आज के लिए आपको जो काम करना है वो एग्जाम्पल आप नोट करें, यही दे देता हूँ आपको। एक तो सारणिक ए है जिसके अंदर अवयव हैं 1, -2, 4 और 3। सेकंड नंबर है ए जिसके अंदर अवयव हैं 2, 3, 5, 4। तीसरा है ए एक सारणिक है जिसके अंदर अवयव हैं 1, 2, 3, ठीक है, 3 के ऑर्डर की है। और एक सारणिक ये है आपके पास -1, 2, -3, फिर 4, -5, 6, -7, 8, -9। ये 4 प्रकार की। एक और लिख लें छोटा सा। एक सारणिक है आपके पास ए जिसके अंदर अवयव है -4। तो ये 5 प्रकार के आपको सारणिक है जिनके मान आपको ज्ञात करने हैं आज, इसके सॉल्यूशन मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।